हाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। एज सेड कि मैं ये आपके लिए एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम आईडीपी का ये नया बुकलेट सारे का सारा यहीं पर डिस्कस करेंगे एंड इट वुड गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ और द लेवल ऑफ आइल्स रीडिंग you can expect in the real exam, and you could learn all the tips and tricks with me. The heading is Glacier. We are of course going to read about this, and this is what a glacier look like, and I hope definitely आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी पिलग्रिमेजेस रहती हैं, मतलब एक धार्मिक यात्राएं रहती हैं जिसमें हमारा हेमकुंड साहब जाना या केदारनाथ की यात्रा या बम बम भोले के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं, और रास्ते में पहाड़ों पे चलते चलते रास्ते में कई ग्लेशियर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप क्या है। ऑफ कोर्स इसके बारे में हमें यही पता चलेगा कि ये कहाँ पर बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो ये एक ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ पैसेज है, और जिन स्टूडेंट्स की ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं ऑन अ गिवन डे इन सच काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट चेक आउट द question types. The question types are true, false, not givens, and then we have few blanks, और हमारे पास ऑलरेडी बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं जो लाइफ हमारी इजी कर देते हैं, क्योंकि कई बार तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि क्या आंसर होगा। और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो यहाँ पर एट द सेम टाइम आई कैन से कि यही क्वेश्चन टाइप आपके लिए मुश्किल भी कर देती है खड़ी, क्योंकि ज़्यादातर आपको एग्जैक्ट सेम वर्ड पैराग्राफ में मिलता नहीं है और आपकी जजमेंट कई बार गलत भी हो जाती है। एक ही एमसीक्यू है, फाइनल पैराग्राफ में राइटर ने क्या सजेशन दिया है वो जब फाइनल पैराग्राफ पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे मिनिमम टाइम में ऐसे पैसेजेस को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम रीड करते जाएंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके आंसर्स ढूंढने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आइए एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ इनको करने का सबसे बढ़िया ढंग क्या है। स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन। द करंट रेट ऑफ ग्लेशियर रिडक्शन इज सिमिलर टू प्रीवियस रेट्स, मतलब जैसे आजकल ये पिघल रहे हैं पहले भी ऐसे पिघलते थे, और ये ज़्यादातर लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली है कि ग्लोबल वार्मिंग ही यही है कि इनके मेल्ट होने की स्पीड बहुत बढ़ गई है। लेकिन आपकी नॉलेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है अगर पैराग्राफ में दिया नहीं है। स्टेप 2 is to understand it really well in your mother tongue, no matter how good your English is. I really appreciate if you translate it in your mind in your mother tongue. तो मेरा माइंड ये कहता है कि इसका मतलब यही है कि जो एट प्रेजेंट इसके कम होने का रेट है वो पहले के मुकाबले वैसा ही है। और अब थर्ड स्टेप जो है, आपको माइंड में एजम्पशंस क्रिएट करनी है कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन के लिए आपको पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर तो पहले जैसा ही रेट है, कोई चेंज नहीं आया है, सिमिलर है, तो आंसर होगा ट्रू। अगर रेट ऑफ चेंज है तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है फॉल्स, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन अगर चेंज उसमें हो रही है तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर चेंज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिडक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन द आंसर वुड बी नॉट गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर भी मिलना चाहिए। तो ये देखते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है या नहीं। ग्लेशियर्स account for approximately 10% of the entire Earth's surface, yet they are diminishing at an unprecedented rate. अपने पास बहुत मोटा मोटा करके हाईलाइट कर लो, क्योंकि this is very practical way of improving the reading and improving your vocabulary, and highly recommend every student कि अगर आपको अपनी आइल्स के लिए रीडिंग इम्प्रूव करनी है, आइल्स के लिए वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है, तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। और हर बार आपको रीडिंग में एनकाउंटर होने वाले वर्ड्स, ख़ास तौर पे रिपीटेटिव वर्ड्स को हमेशा अपने पास एक नोटबुक में लिख लेना है। और ये चीज़ आप अपने बहुत सारे एसेज में यूज़ कर सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड रेट का मतलब भी यही होता है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ
जो पहले कभी नहीं देखी गई, या इतनी ज़्यादा रिडक्शन जो पहले कभी नहीं देखी गई। दैट मीन्स कि अब रिडक्शन ज़्यादा हो रही है इनकी पहले के मुकाबले, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सिमिलर है। सो दोनों इंटरनम्स हैं, मतलब क्वेश्चन पैराग्राफ से मैच नहीं करता है। आंसर इज फॉल्स। ग्लेशियर कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ प्रेस्ड एयर, मतलब इसमें स्नो की या आइस की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और वो कंप्रेस हो चुकी होती हैं। और कंप्रेस वर्ड हमें शायद नेक्स्ट फ्यू लाइंस में, या प्रेस वर्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लिखा है These massive areas of ice form partial or mostly on land when snow piles up. Pile क्या होता है? ढेर लग जाना, एक के ऊपर एक, जैसे बुक्स हमने रखी रहती हैं। Pile up each year due to continual accumulation, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट कर लीजिए। Accumulate मतलब इकट्ठा होना, becomes compressed मतलब जब एक के ऊपर एक आइस आती जाएगी तो उससे क्या होता है, वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। और यहीं पर लिखा है इसने लेयर्स, और उधर उसने कहा था कि ऑफ कोर्स हमारे पास पाइल अप हो रहा है, कंप्रेस के लिए आ गया प्रेस, सारी बातें मैच कर गई हैं। आंसर इज ऑफ कोर्स ट्रू। Now the next one is scientific classification of glacier has changed over the time. तो वही assumptions आपके माइंड में, अगर तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन चेंज हुई है तो आंसर होगा ट्रू। अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस नहीं बदली है, मतलब पहले वो कहते थे ग्लेशियर्स इतने टाइप के हैं या इस तरह के होते हैं, अब वो कुछ और कहने लगे हैं, तो ट्रू। अगर ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है तो फॉल्स। अगर इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं तो नॉट गिवन। हम स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही आपको नज़र आती है। देयर आर हाउएवर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ ग्लेशियर विद डिस्टिंक्शंस बिटवीन देम। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर मोस्टली फाउंड, मतलब उसने एक की बात शुरू कर दी। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो थर्ड पैराग्राफ में एल्पाइन ग्लेशियर, मतलब दो टाइप के, एक पैराग्राफ में एक और दूसरे में दूसरा बता रहा है। और इन बिटवीन मुझसे जो क्वेश्चन पुट किया गया था कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन चेंज हुई है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग जो कीवर्ड जिसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, it's not even there in the passage. For that reason, you certainly cannot give any answer on the basis of this. For that reason, the answer is not given. Continental glaciers can only be found in one location. और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। ओनली वाले क्वेश्चंस के आंसर्स ज़्यादातर फॉल्स होते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, कि ये कहाँ पर मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर मोस्टली फाउंड एट द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं, तो ट्रू। नहीं, और जगह पे भी मिल सकते हैं, तो फॉल्स। मुझे नहीं पता ये कहाँ मिलते हैं, तो नॉट गिवन। और पैराग्राफ में क्या रहता था, मोस्टली ये पोलर रीजन में होते हैं। तो मोस्टली मतलब चाहे 80 हो चाहे 90 हो, 99% चांसेस हों इनके पोलर रीजन में होने के, चाहे 1% भी कहीं और होने का हो, लेकिन वो है तो सही ना चांस। लेकिन क्वेश्चन में ओनली कहकर उसने जस्टिफाई कर दिया कि पोलर रीजन के अलावा ये आपको कहीं और मिल नहीं सकता। ये बात बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। तो ऑफ कोर्स द आंसर इज फॉल्स, एंड टिप एंड ट्रिक जो है हमारा बिल्कुल काम कर गया। Continental glaciers tend to have a sloping appearance, मतलब इसकी जो appearance है उसमें आपको ढलान, slope नज़र आती है। तो of course this is very much that we are looking for, and इसी को further read कर लेते हैं हम। As these glaciers are often much larger in scale than others, they are frequently termed ice sheets, especially if their area is more than this much. Ice sheets are characterized by a domed appearance. Domed समझते हैं हमको, बंद होता है, जैसे गुरुद्वारे मंदिर उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं। and do not move in downward direction. I hope you got it. और ये ढलान वाली होती है, डोम शेप कैसी होती है, ऊपर से नीचे ढलान नज़र आती है। और ये हमारे क्वेश्चन भी हमारा यही था कि जो हैं इनकी जो आपको शेप नज़र आती है,
सॉरी अपेयरेंस जो है वो क्या स्लोपिंग होती है, परफेक्टली होती है, क्योंकि डोम शेप जो होती है वो स्लोप वाली होती है. सो द आंसर इज ट्रू. For alpine glacier to form a temperature lower than freezing must taka, मतलब उसने कंडीशन दे दी. मस्ट वाले भी आंसर हमारे पास काफ़ी एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं कि ये जो अल्पाइन ग्लेशियर है अगर इसे बनना है तो टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग होना चाहिए, और फ्रीजिंग ज़ीरो होता है और बिलो मतलब -3-4. ऑफ कोर्स इतनी ठंड होती है. आइए देखते हैं कितना टेम्परेचर बताता है, लेकिन ये बात है अल्पाइन की, तो हम थर्ड पैराग्राफ में ढूंढेंगे. On the other hand, are typically smaller than continental and mainly form in mountainous regions. Ideal condition for these हमें टेम्परेचर दिखना है. राइट, अगले पैराग्राफ में अगली लाइन में सॉरी आ गया है. Ideal condition for these glaciers to form include a high altitude होना चाहिए as well as cold enough temperature for the ice to compact, कि काफ़ी ठंडा मौसम होना चाहिए ताकि जो आइज़ है वो कॉम्पैक्ट कर जाए. तो अब आप इसका आंसर क्या लगाओगे? मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि क्वेश्चन है कि टेम्परेचर फ्रीजिंग से बिलो होना चाहिए, और ये कह रहा है कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होना चाहिए. आप आंसर क्या लगाएंगे? ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल एंड में देने वाला हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा. एल्पाइन ग्लेशियर मूव डिफरेंटली देन आइस शीट. तो हमें अगर दिया है इंफॉर्मेशन तो इन दोनों की मूवमेंट को अच्छे से देख लेना है, तो आइडिया लगा लेना है कि ये डिफरेंटली मूव करते हैं. तो एल्पाइन ग्लेशियर की बात तो हमें पता है कहाँ पे मिलेगी, और इफ़ यू कुड रिमेंबर हमने आइस शीट भी पढ़ा था. तो पहले आइस शीट देख लेते हैं जहाँ पर हम डोम शेप की बात कर रहे थे. तो यहाँ पर है ice sheets are characterized by a domed appearance and do not move in a downward direction. मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं. एल्पाइन वाला नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम इसकी मूवमेंट को भी देख लेते हैं. ये रहा. एल्पाइन ग्लेशियर often carve jagged shapes into the sides of mountains as they descend, मतलब नीचे को चलते हैं. And unlike continental glaciers, move in a downward direction. Very much clearly mentioned कि ये move करते हैं downward direction. और unlike भी लिख दिया किसके उलट, और ऊपर लिखा था ice shade और वहाँ पर लिखा था do not move. तो ये कह रहा है क्वेश्चन they move differently. जब हमने पढ़ा तो भी हमें यही पता चला कि they move differently, क्योंकि दोनों का मूव करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. So the answer is of course true. The Columbian ice field is the biggest example of its kind in Canada. तो without wasting time मुझे सिर्फ कनाडा आइस फील्ड को देख लेना है और फिर देख लेना कि कनाडा की क्या ये बिगेस्ट एग्जाम्पल है. इफ़ वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर लिखा हुआ है आइस फील्ड, although this is a substantial ice field, one of the most accessible glacier is the Athabasca Glacier, which can be found in the Canadian Rockies and is a part of Columbian ice field. यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसकी बात हुई है और साथ में एक नेगेटिव वर्ड आ गया. Although this is a substantial ice field, चाहे ये जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है जिसका साइज़ है 230 किलोमीटर्स, it is not the largest in the country. I really don't think कि आपको किसी भी further explanation की ज़रूरत है. वो कहता है कि ये largest नहीं है और question था कि ये biggest या largest की एक example है. अगर ये largest है ही नहीं है तो ये largest की example भी कैसे होगी? So of course the answer is false. Let's get on to the remaining half जिसमें हम glacier melting की बात करेंगे. Athabasca या अभी हम इसी इंफॉर्मेशन को ही पढ़ रहे हैं तो मीन आंसर क्लोज बाय है. हैज़ बीन retreating at a dash of between 10 to 25 meters each year. मतलब हर साल इतनी डैश से ये रिट्रीट हो रहा है. सो यहाँ पर जो वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं. स्पीड, साइज, रिवर बैंक्स, लैंड, हाइट, मास, क्यूब, shorelines, water.
इन सभी वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आपके माइंड में क्लियर हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कैसा वर्ड यहाँ पर फिट हो सकता है। तो रिट्रीट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम विड्रॉ करते हैं, पुल बैक करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे तो लगता है कि अगर बिना पढ़े भी देखो तो एप्रोप्रिएट वर्ड तो यहाँ पर स्पीड बनता है। और यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या है। तो अराउंड दैट यहाँ पर लिखा हुआ है एट अ बैस्कर ग्लेशियर measured approximately 8 किलोमीटर in length है। Although more recent जो इसके measurements of glacier current length put the figure to 6 किलोमीटर, मतलब ये change इसने justify कर दिया। It is now estimated that the glacier is losing between 10 to 25 meters each year। और ये फिगर हमारे पास थे तो इसके बेसिस पे जो 8 किलोमीटर की लेंथ की वो 6 किलोमीटर्स हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डैश रीट्रीटिंग और विड्रॉ हो रहा है। स्पीड कितनी है उसकी 10 to 25 meters each year, and this reflected in other glaciers found around the world. It is predicted that around 70% of the dash of ice in this part of the country will have disappeared by 2100। मतलब आने वाले 60-70 साल की बात कर रहे हैं, तब तक आइस का डैश वो 70% ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है? क्योंकि डैश ऑफ आइस मतलब आइस की कोई चीज़, तो आइस की जो भी चीज़ होगी वो होनी चाहिए उसका एक नाउन, लेकिन वो ऐसा वर्ड जो है वो आइस के साथ फिट हो जाए। तो जो भी मिसिंग है वो हमें अगर ढूंढना है, जो चीज़ हम आइस के साथ एसोसिएट करें, तो आइस की ऐसी कौन सी चीज़ होगी। सो 2100 के रिलेटेड हमें बताया है, scientists have predicted by 2100 the Canadian provinces of Alberta and British Columbia will have lost around 70% of their glacier, and this is a trend that is not only affecting। so इससे ज़्यादा तो इसने यहाँ पर भी नहीं दिया, लेकिन कॉमन सेंस बिल्कुल आपकी एक ही वर्ड को इशारा कर रही है, एंड दैट इज़ मास ऑफ आइस। मतलब जितनी ज़्यादा बर्फ़ गायब हो जाएगी वहाँ से, मतलब आइस का जो मास है उसको ही हम जस्टिफाई करेंगे कि वहाँ से ख़त्म हो रहा है। डोंट से कि वाटर ऑफ आइस, दैट वुड बी वेरी रॉन्ग। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज सी लेवल्स विल बिगिन टू इंक्रीज। ये सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जब कह रहे कि 2012 के 13 में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो सारा पानी भर के सी लेवल्स को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, कैटास्ट्रोफिक। नहीं पता है तो हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज करना। टू डैश एंड कोस्टल एरिया, एंड हमेशा एक जैसे वर्ड्स को ही एसोसिएट करता है। अगर इधर कोस्टल एरिया है मतलब वो सिटीज़, वो एरियाज़ जो बिल्कुल कोस्ट लाइन, ओशन, समुंदर के साथ साथ होते हैं, तो इसके साथ एसोसिएट करने वाला वर्ड तो एक ही बनता है, दैट इज़ एच, दैट इज़ शोर लाइन्स। तो आइए देखते हैं कि इधर भी इसने क्या दिया है। तो इफ़ वी कुड फिगर आउट समथिंग रिलेटेड टू कोस्ट, ये रहा। In addition to sea level rise, the ocean currents will change, leading to more intense coastal storms। मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान और आंधी आएंगी कोस्टल रीजन्स में। This will adversely affect coastal business such as fishery, which would have a devastating effect on global economy. However, there are not only problems we face if glacier continue to melt at the current rate। तो इसने कुछ भी नहीं, सिंपल वही वर्ड रिपीटेटिवली यूज़ किए हैं, तो हम भी एक बार रिपीट ज़रूर कर देंगे और लिखेंगे शोर लाइन्स एंड कोस्टल एरियाज़। लोकल कंपनीज में ऑल्सो भी अफेक्टेड, उनका काम ख़त्म होगा। Fresh water entering ocean may cause certain species to become extinct, क्योंकि फ्रेश पानी है जो समुद्र में चले जाएगा तो वो भी हार्ड वाटर हो जाएगा, मतलब सॉल्टी हो जाएगा, खारा हो जाएगा। उससे क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एज वेल एज causing dash animals to face water shortage, मतलब कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे और कुछ डैश एनिमल्स, हमें कोई एडजेक्टिव जोड़ देना है कि कौन से एनिमल्स जो होंगे
जिनको वाटर शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा। आप बहुत ही रियलिस्टिकली अगर फिर से देखें तो एक ही वर्ड है जो हाईलाइट हो रहा है कि यहीं पर वो फिट होना चाहिए, एंड दैट इज़ कि लैंड एनिमल्स, क्योंकि पानी जो है वो समुंदर में चला जाएगा। आइए देखते हैं कि हमारे एनिमल्स के रिलेटेड यहाँ पर इसने क्या लिखा है। तो एक्सटिंग के साथ यहाँ पर हो गया विल बी अनेबल टू कोप विद द चेंज एंड विल डाई आउट। दिस वुड ऑल्सो मीन दैट द फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन लैंड ऑल्सो डिक्रीजिंग, resulting in a possible lack of water for some plant and animals। और ये हमारा animals कीवर्ड था कि कमी हो जाएगी पानी की प्लांट्स और एनिमल्स की के लिए, और ये कौन से होंगे, एंड दैट वुड बी लैंड, क्योंकि ऑन लैंड के बारे में इसने बात की है। सो कॉजिंग लैंड एनिमल्स टू फेस वाटर शॉर्टेज। फाइनली इन द फाइनल पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट दैट, क्या एक बार पढ़ लेते हैं फिर ABCD ऑप्शन रीड करेंगे, क्योंकि MCQ करने का सबसे बढ़िया ढंग यही है। लास्ट पैराग्राफ, इन ऑर्डर टू हेल्प कॉम्बैट ग्लेशियर मेल्टिंग, अगर हमें इसे कॉम्बैट करना है, अपने पास हाईलाइट कर लो, मतलब कंट्रोल करना है। जैसे अगर बीमार हैं तो आप बीमारी को कॉम्बैट करने के लिए दवाई खाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द वेज इन विच एनर्जी सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, हमें ये देखना है कि हम एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एंड एक्सप्लोरेशन इनटू हाउ ऑल्टरनेटिव एनर्जीज कैन बी यूज्ड कुड ओपन डोर टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। ये बहुत ही रिसेंट IELTS एग्ज़ाम जब हुआ था तब ये टास्क भी आया था कि हमें नए ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा। इंडीड, ज़रूर, को fossil fuel usage could be abandoned in favor of more ecological friendly alternatives, कि environment के हक में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने फॉसिल फ्यूल के यूसेज को बंद कर दें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद कर दें अगर हमें अपने इकोलॉजी को बचाना है। बट दिस माइट कम अगेंस्ट अपोजिशन, लेकिन लोग एकदम से तैयार नहीं हो गए, बहुत अपोजिशन हो गई इसकी, स्पेशली सिंस द ट्रेड इन फॉसिल फ्यूल इज़ अ लुक्रेटिव बिजनेस, और वो भी तब जब फॉसिल फ्यूल का बिज़नेस जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। आपको पता है ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, जेट इंजन्स चलती हैं, हर एक मशीनरी इस पे चल रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अपोजिशन बहुत होगा। तो जो भी आपको समझ आया उसको अब ध्यान में रखिए, उसके बेस पर एक एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। गवर्नमेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस मैटर, क्या आपको लगता है कि ये आंसर है कि गवर्नमेंट तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करती? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसने गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन दिया है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो बताया ही नहीं है। मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज विल रिप्लेस फॉसिल फ्यूल, उसने ये नहीं कहा है कि वो इनको बदल देंगे, उसने रिकमेंडेशन दिया है कि इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनको एकदम से लाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग भी एग्री नहीं करेंगे। देन मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड मोर क्लोजली, शायद इसी के बारे में इसने शुरू किया था कि हमें देखना क्या है कि किस तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ में इसने जोड़ दिया कि इन्हें मोर क्लोजली एग्जामिन करना है, क्योंकि एकदम से आप नहीं कर सकते हो। फाइनली, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूजेज इज़ बेटर देन बैनिंग इट कम्प्लीटली, रिड्यूस करने की तो उसने बात नहीं की है और बैन करने की भी बात नहीं है। सो ऑफ कोर्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन द आंसर इज सी। तो एक क्वेश्चन बचा था जो मैंने आपको कहा था कि आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और वो आंसर है डियर, क्योंकि उसने टेम्परेचर एग्जैक्टली बताया ही नहीं है। अगर आप रीड करते हैं तो वो कहता है कोल्ड इनफ टेम्परेचर होना चाहिए। अब कोल्ड 5 डिग्री का पानी भी कितना ठंडा होता है, जिसको सर्दी में नहाना पड़े वो बता सकते हैं कि 15 डिग्री टेम्परेचर भी कितना होता है। तो वो ठंडा होना कभी भी ये नहीं जस्टिफाई करता कि वो 0 डिग्री से कम हो, और वैसे भी वो वाटर तो आइस बन जाता है। सो फॉर दैट रीज़न द आंसर इज़ not given, because you are not 100% sure that it has or it must be below the freezing. This is very much all, and I hope you enjoyed the discussion. And ऐसे और reading passages की discussion के लिए इस channel को अभी subscribe कर लीजिए. Make sure you follow the tips and tricks that I discuss with you. It would really help you to save time for yourself, achieve accuracy, and then
IELTS reading band 7 would not be a dream for you. Thanks for watching. Bye bye for now.